हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी एक शक्की पति की है जिसका नाम है देवेंद्र सोनी। देवेंद्र सोनी उर्फ दीपक अपनी पत्नी दीप्ति और 7 वर्षीय बेटी सोनिया के साथ कोरबा आया था। पहले पहल दोनों ने बालको नगर स्थित अपने बैंक के काम को निपटाया। बहुत दिनों से देवेंद्र पत्नी से कह रहा था कि अपने बैंक अकाउंट को आप बिलासपुर ट्रांसफर करवा ले। लगे हाथ उस दिन देवेंद्र सोनी ने पत्नी के अकाउंट में नॉमिनी के रूप में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। दीप्ति का बचपन कोरबा के बालको नगर में बीता था। यहाँ भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो देश की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की एल्यूमिनियम कंपनी कहलाती थी, उसके पिता कृष्ण कुमार सोनी वहाँ काम करते थे। एक सहेली रजनी से भी उसकी अक्सर फोन पर बात होती थी। उससे भी उस दिन मुलाकात हो गई। दीप्ति बहुत खुश थी, मगर अचानक जाने क्या हुआ कि वह परेशान नजर आने लगी। पति पत्नी दोनों ने रजनी के यहाँ शाम के चाय नाश्ते के बाद बेटी सोनिया को परिजन के यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद वो गृहनगर सरकंडा बिलासपुर की ओर अपनी मारुति ब्रेजा कार से रवाना हो गए। देवेंद्र ने गौर किया कि दीप्ति आज दिन भर तो खुश नजर आ रही थी, मगर बाद में शाम होते होते कुछ परेशान नजर आने लगी। उसने उसकी ओर देखते हुए संजय भाव से पूछा, क्या बात है दीपू, तुम बहुत उखड़ी उखड़ी सी दिखाई दे रही हो। दीप्ति को वो प्यार से अक्सर दीपू कहकर पुकारता था। दीप्ति खुद को फिल्मों की बहुचर्चित स्टार दीपिका पादुकोण जैसी समझती थी। उसने अपना चेहरा नाराजगी से दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो देवेंद्र की बात उसने सुनी ही नहीं। लंबे समय से देवेंद्र सोनी 30 वर्ष और दीप्ति 28 वर्ष का शादीशुदा जीवन इसी तरह उतार चढ़ाव में बीत रहा था। देवेंद्र मन ही मन दीप्ति पर शक करता, वो भी लड़कर चुप रह जाती थी। सोचती थी कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। दरअसल दीप्ति पति देवेंद्र के दूसरी औरत के साथ संबंध के बारे में जान चुकी थी। अब वे दोनों गाड़ी से गृहनगर बिलासपुर जा रहे थे। देवेंद्र भी चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। तभी दीप्ति फट पड़ी, मुझे लगता है तुम शायद अपने आप को बदल नहीं सकते। देवेंद्र सोनी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? अनजान से देवेंद्र सोनी ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी ओर देखा। दीप्ति बोली, तुम जितने भोले बनते हो दरअसल हो नहीं। मैंने तुम्हारे फोन चेक किया था। यह सुनकर देवेंद्र थोड़ा घबराया, फिर बोला, तुम्हें मेरा मोबाइल नहीं देखना चाहिए था। इस बात के लिए मैं पहले भी मना कर चुका हूं। क्यों, मैं क्यों नहीं देख सकती? तो तुम भी मेरा मोबाइल फोन देख लो। दीप्ति ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। देवेंद्र ने गुस्से में अपनी निगाह सड़क की ओर लगाई और गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, दीप्ति तुम हद पार कर रही हो। अच्छा, मैं हद पार कर रही हूं? दीप्ति ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, हमारी एक बेटी है, ये तुम्हें पता है ना? और मैं हद पार कर रही हूं, और तुम जो कर रहे हो वो क्या सही है? बताओ, तुम एक पति के रूप में मेरे साथ न्याय कर रहे हो? गुस्से से उफनती दीप्ति के मुंह में जो आ रहा था वो कहने लगी, अच्छा तुम मुझ पर जब बेवजह शक करते हो तो बताओ मैं क्यों चुप रहूं? अब मेरे पास तो सबूत है, तुम अपना मोबाइल देखो। तुम मेरे रास्ते में मत आओ, चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारो, मुझे भी गुजारने दो। ये मैं तुमसे आज अंतिम बार कह रहा हूं, वरना। थोड़ी देर बाद देवेंद्र सोनी पुलिस स्टेशन में पहुंचा और देवेंद्र सोनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत घबरा रहा था और उसने पानी पिया और धीरे से बोला, सर मैं अपनी पत्नी दीप्ति सोनी के साथ कोरबा से बिलासपुर घर जा रहा था कि किशोरा के पास वन बैरियर के निकट जब वो लघु शंका के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो थोड़ी देर बाद 2 लोगों ने मेरी पत्नी और मुझे घेर लिया। वे लोग पिस्टल लिए हुए थे। पत्नी दीप्ति के गले में रस्सी डाल करके उसे मारकर रुपए और लैपटॉप मोबाइल छीनकर भाग गए हैं। घटना के बाद मैंने अपने दोस्त सौरभ गोयल, जो कि पास ही बलौदा नगर में रहता है, उसको फोन करके बुला लिया। फिर दोस्त के साथ मैं थाने आया हूँ। अविनाश कुमार श्रीवास ने लूट और हत्या की इस घटना को सुनकर थाना प्रभारी ने तुरंत हेड कांस्टेबल नरेंद्र रात्रे व अन्य सिपाही को घटना स्थल पर रवाना किया और एसपी पारुल माथुर को सारी घटना की जानकारी देने के बाद वो खुद देवेंद्र सोनी और सौरभ को लेकर घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। थाना पंतौरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग का एक बैरियर है। यहाँ से एक रास्ता सीधा बलौदा होते हुए बिलासपुर की ओर जाता है, एक रास्ता एक दूसरे गाँव की ओर। यही चौराहे पर देवेंद्र सोनी की काली मारुति ब्रेजा कार पुलिस को खड़ी मिली, जिसकी पिछली सीट पर दीप्ति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। इसी समय थाना प्रभारी अविनाश कुमार श्रीवास भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। हेड कांस्टेबल नरेंद्र रात्रि ने उन्हें बताया, सर जब हम यहाँ पहुंचे तो मृतिका महिला का शरीर गर्म था। यहाँ पास में एक सिम मिला है। अविनाश कुमार श्रीवास ने सिम अपने पास सुरक्षित रख लिया। पुलिस को एक अहम सुराग मिल चुका था। पुलिस दल ने प्राथमिक जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बलौदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया।
इस समय तक देवेंद्र की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो मानो टूट सा गया था। दीप्ति सोनी हत्याकांड की खबर जब दूसरे दिन 15 जून 2021 को क्षेत्र में फैली तो चांपा जांजगीर की एसपी पारुल माथुर ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केस की जांच के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम में पंथौरा थाने के प्रभारी अविनाश कुमार श्रीवास, बड़ौदा थाने नगर निरीक्षक व्यास नारायण भारद्वाज के अलावा आसपास के अन्य थानों के प्रभारी भी सहयोग के लिए जांच दल में शामिल कर लिए गए थे। अच्छा, ऐसी अंतिम धमकियां तो तुम जाने कितनी बार दे चुके हो। तुम मेरा मुंह बंद करके गुलछर्रे उड़ाना चाहते हो, मेरी जिंदगी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। देखो, एक मैं ही हूं जो तुम्हें बार बार माफ करती हूं। कोई दूसरी औरत होती तो अभी तक तुम जेल में होते। वो गुस्से में बोला, दीपू तुम बार बार मुझे जेल की धमकी मत दिया करो। मैं भी कोई आम आदमी नहीं हूं, मेरी भी ऊंची पहुंच है। मैं चाहूं तो तुम्हें गायब करवा सकता हूं, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। बहुत ऊंची पहुंच है मेरी। वो दोनों इसी तरह आपस में नोकझोंक करते हुए गृहनगर बिलासपुर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक देवेंद्र ने कार रोकी और दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला, मैं 1 मिनट में आता हूं। दीप्ति ने उसकी तरफ प्रश्न सूचक भाव से देखा तो देवेंद्र ने छोटी उंगली दिखाते हुए कहा, लघु शंका। देवेंद्र ने गाड़ी को सड़क से नीचे उतार दिया था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। दीप्ति पीछे सीट पर बैठी हुई थी। दीप्ति ने गौर किया, देवेंद्र देखते देखते कहीं दूर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिंतित हो उठी और इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा सामने से 2 लोग उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर नकाब था। ये देख दीप्ति घबराई, मगर देखते ही देखते दोनों उस पर टूट पड़े। उनमें से एक पुरुष था और एक महिला। पुरुष ने जल्दी से एक नायलॉन की रस्सी उसके गले में डाल दी और उसका गला रस्सी से दबाने लगा। इसमें उसकी साथी महिला भी उसकी मदद करने लगी और दीप्ति का दम घुटने लगा। थोड़ी देर वो छटपटाती रही, फिर आखिर में उसका दम टूट गया। पुरुष और महिला ने मिलकर उसका पर्स और मोबाइल अपने कब्जे में लिया, रुपये ले लिए, मोबाइल का सिम निकाल और एक झोले में लाए पत्थर से कार का शीशा तोड़कर चले गए। मगर उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस आपाधापी में मोबाइल में लगा एक दूसरा सिम वहीं नीचे जमीन पर गिर गया है। देवेंद्र सोनी और दीप्ति का विवाह सन 2023 में हुआ था। देवेंद्र के पिता राम स्नेह सोनी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनका संयुक्त परिवार बिलासपुर के सरकंडा बंगाली पारा में रहता था। देवेंद्र पढ़ाई ही कर रहा था कि पिता ने जिला कोरबा के उपनगर बाल्को कंपनी में कार्यरत कृष्ण कुमार सोनी की दूसरी बेटी दीप्ति से उसके विवाह की बात चलाई और दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद मानो देवेंद्र सोनी का असली रूप धीरे धीरे सामने आता चला गया। देवेंद्र चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहा था, मगर परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा था। इधर उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। अपनी ऊंची ऊंची उड़ान के कारण ऐसी ऐसी बातें कहता और नई नई लड़कियों से दोस्ती की बातें दीप्ति को बताता। शुरू में तो वो नजरअंदाज करती रही, परंतु पैसों की कमी होने के बावजूद वो हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता और नई नई लड़कियों से संबंध बनाता रहता था। ये बात जब दीप्ति को पता चलने लगी तो दोनों में अक्सर विवाद गहराने लगा। इस बीच दोनों की एक बेटी सोनिया का जन्म हुआ, जो लगभग 7 साल की हो गई थी और बिलासपुर के एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। जिला चांपा जांजगीर के पंतौरा थाने के अपने कक्ष में थाना प्रभारी अविनाश कुमार श्रीवास बैठे अपने स्टाफ से कुछ चर्चा कर रहे थे कि उसी समय घबराए हुए 2 लोग भीतर आए। उन्हें इस हालत में देख अविनाश कुमार को यह समझते देर नहीं लगी कि कोई बड़ी घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुए हो? दोनों व्यक्तियों जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष थी में से एक ने खड़े खड़े ही लगभग कांपती हुई आवाज में बोला, सर मैं देवेंद्र सोनी 2 से 3 जिलों में कई प्रतिष्ठित लोगों के लिए अकाउंटेंट का काम करता हूं। मैं अपनी पत्नी दीप्ति के साथ कोरबा से बिलासपुर जा रहा था कि कुछ लोगों ने हमसे लूटपाट की और मेरी पत्नी को। ऐसा कहकर वो इधर उधर देखने लगा। क्यों, क्या हुआ आपकी पत्नी को? विस्तार में बताओ। आओ पहले आराम से कुर्सी पर बैठो। अविनाश कुमार श्रीवास ने उठकर दोनों को अपने सामने कुर्सी पर बैठाया और पानी मांगकर पिलाते हुए कहा। सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद कई पेचीदा तथ्य सामने आते चले गए। सबसे महत्वपूर्ण था दीप्ति सोनी के पिता कृष्ण कुमार सोनी का बयान। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो वर्तमान में बिलासपुर के निवासी हैं और कोरबा जिले के भारत एल्यूमिनियम कंपनी में कार्यरत थे। दीप्ति उनके दूसरे नंबर की बेटी थी, जिसका प्रेम विवाह देवेंद्र सोनी से हुआ था। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद देवेंद्र दीप्ति को अक्सर प्रताड़ित किया करता था
और मायके के लोगों से भी मिलने नहीं देता था। उसने साफ साफ ये लकीर खींच दी थी कि अपने मायके वालों से उसे कोई संबंध नहीं रखना है। दीप्ति ने उसके इस अत्याचार को भी एक तरफ से स्वीकार कर लिया था और लंबे समय से मायके वालों से कोई संबंध नहीं रख रही थी। यहां तक कि अपनी बड़ी बहन सीमा और जीजा राजेश से भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि देवेंद्र इससे नाराज हो जाता था और उसने बंदिशें लगा रखी थी। उन्होंने अपने बयान में यह शक जाहिर किया कि हो सकता है देवेंद्र का दीप्ति की हत्या में हाथ हो। कृष्ण कुमार सोनी ने जांच अधिकारियों से आग्रह किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों को किसी भी हालत में ना छोड़ा जाए। इस महत्वपूर्ण बयान के बाद पुलिस की निगाह में देवेंद्र सोनी संदिग्ध के रूप में सामने आ गया। पुलिस ने इस दृष्टिकोण से भी जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही देवेंद्र के दिए गए बयान की सूक्ष्म पड़ताल की गई। देवेंद्र ने थाना प्रभारी को जो बयान दिया था उसमें कहा था कि घटना के समय दो लोग ने अचानक हमला किया था। वो लघु शंका के लिए कुछ कदम आगे चला गया था। इसी दरमियान गाड़ी में लूटपाट की घटना हुई और उन लोगों ने दीप्ति के गले में रस्सी डालकर हत्या कर दी। जब वो पास आया तो उसके भी हाथ बांध दिए गए थे, मगर उसने एक लात मारकर भागकर अपनी जान बचाई। देवेंद्र ने यह भी बताया था कि किसी एक ने उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर धमकी भी दी थी। इन सारी बातों की विवेचना जब पुलिस ने की तो देवेंद्र सोनी की बातों में विरोधाभास दिखा। सबसे बड़ा सवाल ये था, जब लूटपाट करने वालों के पास पिस्टल थी तो उन्होंने दीप्ति को नायलॉन की रस्सी से क्यों मारा और मोबाइल के सिम को क्यों निकाला। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि देवेंद्र अपने बयान में कहीं झूठ बोल रहा है और उसकी बातों की सत्यता जानने के लिए अब पुलिस को देवेंद्र से पूछताछ करनी थी। पुलिस ने पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए उसे रात को घर भेज दिया था। साथ ही ये निर्देश भी दिए कि जरूरत पड़ने पर बयान के लिए फिर से थाने आना होगा। दीप्ति के अंतिम संस्कार के बाद अगले दिन 16 जून को जब देवेंद्र को जांच अधिकारी अविनाश कुमार श्रीवास ने फोन लगाया तो उसका फोन दिन भर बंद मिला। देवेंद्र का फोन बंद हो जाने से पुलिस का शक और भी गहरा गया। अंततः बिलासपुर जिला पुलिस के सहयोग से थाना पंतारा और बलौदा की पुलिस टीम ने देर शाम को देवेंद्र सोनी का मोबाइल ट्रैक करके उसे बिलासपुर से हिरासत में ले लिया। जांचगीर लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई तो पहले तो वो कुछ भी कहने से कतरा रहा था। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फोन की जांच की तो पता चला कि घटना के कुछ समय पहले वो लगातार शालू सोनी नाम की एक महिला से बात कर रहा था। पुलिस ने उससे शालू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि प्रदीप सोनी उसके रिश्तेदार के यहाँ नौकर है और शालू प्रदीप की पत्नी है। पुलिस ने दूसरे दिन प्रदीप सोनी और उसकी पत्नी शालू सोनी जो अपने घर से गायब थे उनको जिला मुंगेली के एक मकान से हिरासत में लिया। प्रदीप ने पुलिस के समक्ष घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और दोनों पति पत्नी ने जो कहानी बताई उससे दीप्ति हत्याकांड से पर्दा उठता चला गया। अपने अपने एक बालिया बयान में दोनों ने बताया कि वे सरकंडा बंगाली पारा में झोपड़ी में रहते हैं और देवेंद्र सोनी ने उन्हें 1.5 लाख रुपए देने की बात कहकर इस हत्याकांड में शामिल किया था। शालू ने बताया देवेंद्र अक्सर उसके साथ हंसी मजाक किया करता था और एक दिन बातों बातों में कहने लगा, तुम लोग आखिर कब तक इस तरह की नौकरी करते रहोगे, कुछ अपना भविष्य भी बनाओगे कि नहीं। इस पर शालू सोनी ने कहा, भैया इनकी तबीयत तो हमेशा खराब रहती है, आखिर हमारा क्या होगा ये पता नहीं। इस पर देवेंद्र ने मासूमियत से कहा, देखो तुम चाहो तो अपनी तकदीर खुद बना सकती हो, कहो तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, तुम्हें 1.5 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। देवेंद्र ने उनसे कहा, बस तुम्हें किसी भी तरीके से मेरी पत्नी दीप्ति को मेरे रास्ते से हटाना है। पहले तो शालू और प्रदीप ने इनकार कर दिया, मगर जब 1.5 लाख रुपए की एक बड़ी रकम उनकी आंखों के आगे झूलने लगी तो वे लालच के फंदे में फंस गए और दीप्ति हत्याकांड की पटकथा बुनी जाने लगी। एक दिन देवेंद्र ने ही कहा कि सोमवार 14 जून की रात को दीप्ति के साथ कोरबा से बिलासपुर की तरफ आऊंगा, जहां हम दीप्ति का काम तमाम कर सकते हैं। इस तरह देवेंद्र ने पूरी हत्याकांड का खुलासा किया। 3 दिन पहले ही पंतौरा के वन बैरियर के पास रेकी करके घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर ली थी, जिसे उन्होंने 14 जून की रात को अंजाम दे दिया था। जब प्रदीप और शालू सोनी से पुलिस ने देवेंद्र का सामना कराया तो देवेंद्र टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि हत्या उसी ने करवाई है, क्योंकि अक्सर उनका झगड़ा होता रहता था। उसने पुलिस को बताया कि दीप्ति हमेशा उस पर शक किया करती थी। दूसरी तरफ उसे दीप्ति पर शक था और एक बार उसने दीप्ति को किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, मगर इसका कोई सबूत देवेंद्र पुलिस को नहीं दे सका। पुलिस ने जांच के बाद दोनों मोबाइल फोन जो प्रदीप सोनी ने फेंक दिए थे बरामद कर लिए
लैपटॉप देवेंद्र सोनी के घर से ही बरामद कर लिया गया। आरोपी प्रदीप सोनी और शालू ने जिस स्कूटी को घटना के लिए इस्तेमाल किया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। घटना के खुलासे के बाद जिला चांपा जांजगीर की एसपी पारुल माथुर ने देर शाम एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने थाना पंतौरा में आईपीसी की धारा 397 और 302 के तहत मुख्य आरोपी देवेंद्र सोनी, प्रदीप सोनी तथा शालू सोनी को 17 जून 2021 को गिरफ्तार कर चांपा जांजगीर के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये केस यहीं पर खत्म या फिर कह लीजिए सॉल्व हो गया। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।